अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटो लगा हुआ है शेरे पूर्वांचल। यहाँ पे एक बड़ी तस्वीर है। हम लोग हैं रमाकांत यादव के घर में, जो सपा के विधायक है। 10 विधायकों में से एक है। काफ़ी बार से जीतते आए हैं। वर्तमान समय में ये अभी जेल में हैं। उनके बेटे हैं जो भाजपा, उन्होंने भाजपा के साथ में हैं, एक बार के जीते हुए भी हैं। तो भाजपा के साथ में प्रचार करने वाले, उनके साथ में, उनके बेटे के साथ में रहने वाले हमारे साथ में है। इनके गले में कार्ड भी है जो इसमें मोदी, उल्टा कर लीजिए उसको, आपने जानबूझ किया क्या उल्टा? नहीं। तो यहाँ पे देखिए योगी जी और मोदी जी का फोटो भी बना हुआ है। आज का योगी जी आए हुए थे फूलपुर में, वहाँ पर आप लोग गए हुए थे। क्या क्या बातें हुई, कैसे? वहाँ पे परम आदरणीय योगी जी आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना वक्तव्य दिया और भाजपा को जिताने के लिए उन्होंने अपील की। और माननीय विधायक श्री रमाकांत यादव जी, पूर्व विधायक, वहाँ पे गए हुए थे और उनको भी ससम्मान मंच पे जगह भी मिली और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश पांडे है। मैं प्रतिनिधि हूँ माननीय श्री रमाकांत यादव जी का, पूर्व विधायक जी। और क्या करते हैं? इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं कि सिर्फ यही राजनीति ही है? मैं छात्र संघ से लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का नेता रहा। इसके बाद जो है माननीय विधायक जी से, पूर्व विधायक श्री रमाकांत यादव जी से जुड़ा, तब से उन्हीं के साथ रहता हूँ जी। अभी ये शुरुआत मैंने जैसे करी कि एक ही घर के 2 लोग हैं जो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की कहें वर्तमान में, दोनों में हैं जी। कैसा माहौल रहता है घर का और पिता पुत्र का? पिता पुत्र के दृष्टि से बिल्कुल सामान्य स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। दोनों लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। ये तो राजनीति में वैचारिक उथल पुथल होती रहती है, तो वो राजनीति एक अलग धुरी है और परिवार एक अलग धुरी होती है। अगर नॉर्मली देखा जाए, जैसे बलराम यादव अगले वाले जो विधायक है उनका देखा जाए, तो उनके बेटे भी वही राजनीति में आए और उसी सेम पार्टी से आए। क्या वजह रही कि सपा को के बजाय भाजपा को ज्वाइन किया उनके बेटे ने? देखिए, जहाँ तक माननीय पूर्व सांसद वर्तमान में विधायक श्री रमाकांत यादव जी हैं, वो आजमगढ़ में उनका अपना एक अलग वर्चस्व है और अलग पहचान है। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने कभी झुक के राजनीति नहीं की है। उनकी उनकी एक अलग छवि है और उनकी विचारधारा जो है वो अपने लोगों से के प्रति ज़्यादा वफादारी की रहती है। ठीक है। तो जेल में जाने के पीछे क्या वजह होगी? क्योंकि जब जो बाहुबली होता है, आम आदमी, आम पब्लिक जो रहती है उनके आसपास की, वो काफ़ी मतलब खुश रहती है ऐसे लोगों से। जेल में जाने के पीछे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेल जाने से यहाँ की जनता भी दुखी है और दुखी नहीं, नेता से खुश रहती है। जेल जाने के बाद तो दुखी होगी ही। वजह क्या रही? अब वजह तो अब इसको एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ नाजायज इस तरह का उनके साथ गलत किया गया है। लेकिन न्यायालय है, हाँ, फंसाया गया है और न्यायालय है इस चीज़ को देख रही है और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। आने वाले समय में उनको निश्चित रूप से इसके लिए न्याय मिलेगा। आप फील्ड में भी जाकर के प्रचार कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि किसकी लहर दिख रही है इस आजमगढ़ में? आजमगढ़ में लहर तो भाजपा की जो है स्थिति काफ़ी मजबूत चल रही है, ये बात नहीं है। और योगी जी आए थे, काफ़ी भीड़ थी और अपील भी करके गए और प्रधानमंत्री जी भी। और एक बात आपको बता दूं कि आजमगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर कोई आया है तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदित्य योगी नाथ जी ने आजमगढ़ की धरती पे अब तक, मतलब जो सन 1947 से अब तक जो है सबसे ज़्यादा आने वाले प्रधानमंत्री अगर कोई आजमगढ़ में होगा, प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी जी का होगा। यही सवाल मेरा आखिरी है कि लगभग 4 महीनों में मोदी जी 2 बार आ चुके हैं और योगी जी भी 2 बार आ चुके हैं। मतलब 4 बार जो है कि भाजपा के शीर्ष नेता, एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री, दोनों आए हुए हैं। एक आजमगढ़ को सपागढ़ कहते हैं। क्या भाजपा डर रही है कि मतलब सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा?
नहीं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पे हमारी सीटें जो है मान लीजिए कमज़ोर हैं तो हम वहाँ पे ज़्यादा, और जनरली ये राजनीतिक पार्टियाँ को करना चाहिए, सभी पार्टियों को करना चाहिए। तो ये चूँकि प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों लोग जो है, मुख्यमंत्री जी दोनों लोग इसको एक प्रतिष्ठा के रूप में लेते हैं, क्योंकि इस तरफ गोरखपुर है, इस तरफ जो है बनारस है, बीच में आजमगढ़ पड़ता है। तो चूँकि जो आजमगढ़ पड़ जाता है बीच में, तो वो दोनों के बीच में है, तो एक तरफ प्रधानमंत्री एक तरफ मुख्यमंत्री बीच में वो जो है, तो वो काफ़ी जो है उनको सपा बैठी हुई है, ये बात लगती है। और वो शायद इस पे कामयाब भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि हमारे यह सपा का गढ़ क्या, ये माननीय सांसद जी का यहाँ पे वर्चस्व जो है रहता ही है। ये तो आप लोगों को पता है, जहाँ पे रहते हैं वही गढ़ हो जाता है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। हाँ, तो पहली बार निरहू जो है कि भाजपा से ये आए हुए थे, पहली बार निरहू जो है सांसदी में जीते हुए हैं। कांग्रेस तो 40 साल से अभी जीती ही नहीं एक बार भी। सपा गढ़ अगर नहीं कहेंगे तो कैसे क्या कहेंगे? नहीं, 2-3 बार तो मान लीजिए इसका वर्चस्व टूटा, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आपसे, फिर वही बात। और बाकी लोग कह रहे हैं कि जो भी आजमगढ़ में ईंटें रखी गई है समाजवादियों द्वारा ही रखी गई है, तो भाजपा कैसे जीते? माननीय हमारे सांसद जी, जिनको अभी भी वो चाहे पूर्व में रहे चाहे कुछ रहे, लेकिन इनको माननीय सांसद जी सारे लोग कहते हैं। ये आजमगढ़ के बारे में, आजमगढ़ के अगर सांसद किसी को कहा जाता है तो माननीय शेरे पूर्वांचल जी को कहा जाता है, और वो चाहे पूर्व हो या वर्तमान में हो, लेकिन सब लोग पूर्व कभी नाम ही नहीं लेते इनका, क्योंकि ये जब और जिधर रहते हैं तो गढ़ उसी का ये बन जाता है। ये सही बात है, मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। पार्टियों की बात अलग है, लेकिन ये जहाँ पे जाते हैं उसी का गढ़ बन जाता है। लेकिन रही बात ये कि अब की बार जो है ये है कि काफ़ी राजनीति जो है जोड़ तोड़ के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों लोगों काफ़ी यहाँ पे आकर, नीलम सोनकर जो है कि 2014 में जीती हुई थी, 19 में हार गई थी। 2024 की बात करें तो जब आम जनता से बात करे जाओ तो कहते हैं कि कभी उनकी शक्ल भी नहीं दिखी थी। तो वोट क्यों दे इस एरिया में? अगर नीलम सोनकर हैं तो अगर कोई वोट दे, आप प्रचार उनका कर रहे हैं, तो क्यों दे कोई वोट? इसलिए भाई कि राष्ट्रीय स्तर पे जो बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है और काम भी अच्छा कर रही है। वो धरातल पे भी तो दिखना चाहिए, आम आदमी तक तो पहुंचना चाहिए वो काम ना। नहीं, बिल्कुल अरे बिल्कुल आम आदमी तक ये चूंकि काम तो पहुंच ही रहा है, तभी तो जनता जिता रही है, वैसे तो जिता नहीं रही है। दोबारा तो हार गई थी ना 2019 में, दोबारा हार गई थी। सपा बसपा का गठबंधन था तो इसलिए वो हार गई थी। काम भी तो हो सकता है ना कि अगर काम नहीं किया हो तो इस वजह से हार। वहाँ पे सपा बसपा का गठबंधन था और वो गणित के हिसाब से, चूंकि राजनीति में एक गणित ऐसी होती है कि जिसकी वजह से लोग जो है एक बार हार गई थी, एक बार जीती थी, तो उससे कुछ सबक लेंगे कि मतलब अब जाकर के धरातल पे हम काम करना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल धरातल पे काम करना पड़ेगा। कोई भी नेता हो, अगर जीतना है और काम नहीं करेगा तो कुछ दिन बाद, क्योंकि जनता जनार्दन होती है भैया, जिसको जिताना चाहती वही जीतता है। तो निश्चित रूप से, लेकिन ये है कि अब की बार काफी मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतने जा रही हैं। ये रमाकांत यादव के बारे में बात की जाए, शेरे पूर्वांचल कहा जाता है इनको। जी। इनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, और अगर कुछ अंदर की बातें, कुछ सीक्रेट बताना चाहें जो हमारे दर्शक जाने रमाकांत यादव के व्यवहार के बारे में, उनके जो कितना दरिया दिल है, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे बातें करते हैं? देखिए माननीय, मैं तो काफ़ी दिन से जानता हूँ, मैं यहाँ पे रहा भी हूँ, और सांसद जी के बारे में एक बात फैक्ट है कि वह कोई भी निर्णय लेते हैं तो न्यायप्रिय निर्णय लेते हैं। आम जनता को हमेशा वो न्याय, जैसा नहीं है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी वर्ग भी, ऐसा कुछ नहीं है उनके दिल में। वो गरीब व्यक्ति की हमेशा मदद करती हैं। ये चीज़ हमने और देखी है कि एक बात ये भी है कि बाघ, उनके रहने पे बाघ और बकरी एक ही घाट पे जल पीते हैं, ये भी है। और हमेशा एक और बात मैंने जो यहाँ फैक्ट देखी है, चाहे जो इनके यहाँ आवास पे मैंने जो सबसे बड़ा वो देखा कि जब यहाँ पे खाना या कुछ बनता है, हमेशा लोग जो है यहाँ पे जब रहते हैं तो 400-500 लोगों का भंडारा चलता है, उसमें सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं।
ये नहीं कि कोई किसी भी जात विशेष का हो, कुछ नहीं, सारे लोग जो है वो एक सामान्य स्थिति। मैं सबसे बड़ा उदाहरण, मैं जो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे मैंने देखा कि वो किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं रहता इनके यहाँ। सांसद जी उनके बगल में वो जब बैठे रहते हैं ना, तो उनके अगल बगल ऐसे लोग, मतलब जो गरीब से गरीब, उनकी इसी जो जिस पे मैं बैठा हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति वहीं आके बगल में बैठेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति को कह दे कि नहीं आप उठ के उधर चली जाइए। आजमगढ़ के कई सांसदों को से गांव में जाकर के हमने बातें करी है, इनका घर देखा हमने तो थोड़ा सा आम सा लगा, हमें लगा कि ये सांसद के घर कैसे हो सकता है। इसके अलावा हम जाकर के अतरौलिया के देखे, वहाँ सदर का देखे, ये चीज मैं बताना चाहता हूं। इसके बारे में भी इसकी चर्चा बार बार करता रहता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैंने चूंकि छात्र राजनीति भी की, बहुत नेताओं को भी देखा और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भी रहा, गया भी, देखा भी, सुना भी, लेकिन मैंने जो सबसे सटीक बात देखी कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं। देखिए कि चाहे उनकी केबिन हो, कुछ भी हो, जूता चप्पल पहन के कोई कहीं भी थूक देता है, कहीं कुछ कर देता है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए भी। और ये आप देखे होंगी कि यहाँ पे मतलब जो है कोई नहीं लगता, ये मालूम देता है कि आम आदमी का घर है। बिल्कुल कहीं ना कोई हाव भाव नहीं, ना कोई आडंबर है, न कुछ है, बिल्कुल एकदम जो भी आता है, जहाँ पे बैठना चाहे, जहाँ पे सोना चाहे, जहाँ पे वो, अरे एमपी साहब सोते रहते हैं वहीं अगल बगल में बैठ के, लोग खाना खा रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक मतलब हाँ बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जनता के लिए तो एकदम वो समझिए, जनता उनके लिए भगवान है, बस ये जान लें। और उसमें खास करके जो पीड़ित शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, अच्छा उनसे जलने वाले कौन लोग हैं ये भी जान लीजिए। वो किसी जात विशेष के लोग नहीं जलते हैं, उनसे जो लोग शोषण करता है, जो शोषक है, वो वर्ग जलता है, वो किसी जाति का हो। जो शोषक वर्ग है वो जलता है उनसे, और कोई नहीं उनसे जलता है। आम पब्लिक तो उनके साथ रहती है। मैं जनरली बहुत दिनों से, और मैं बराबर कहीं भी बैठता हूं तो मैं ज़रूर एक बार ये चर्चा कर देता हूं कि भाई जो अगर आपको ये देखना हो कि लोगों के बीच में सामंजस्य स्थिति, बराबरी की स्थिति देखनी हो, तो आप एमपी साहब के घर पे जाइए, देखिए कि यहाँ पे जो है कभी कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। और आम आदमी देखे, अभी आप केबिन बैठी हैं, कोई भी आ जा रहा है, कोई चला जा रहा है, ऐसी कहीं और नहीं देखा होगा आपने कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस केबिन में कोई घुस जाए। ये तो है। आप यहाँ पे लेकिन देखा होगा आपने, कोई फटा पूरा, चाहे जैसा भी हो, गरीब से गरीब आदमी घुसा चला रहा, किसी की हिम्मत है कोई बोलते ना, किसी की नहीं। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एमपी साहब जो है बराबर जनता के बीच में लोगों को बहुत ध्यान देते हैं, और वही उनकी पूंजी भी है। वो जनता को ही अपनी पूंजी मान, इसी वजह से वो जीतते आए हैं इतने बार। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए, भाई देखिए, उनके लिए कोई पार्टी माने नहीं रखती है, साफ सी बात है। उनका अपना व्यक्तित्व है, वो अपना व्यक्तिगत वो रखते हैं। हाँ ये है कि भाई जब कोई गरीब को सताया जाता है, कोई दुखी सताया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए वो खड़े होते हैं। तो निश्चित है कि जो शोषक वर्ग है वो जबर है, ताकतवर है, तो वो आक्षेप लगाने में लगाता है कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। ये वैसे जेल में भी हैं हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो पच नहीं पा रहे थे, तो ये है स्थिति उनकी की। मतलब अच्छा, इतने बार से वो विधायक रहे हैं, हमने एरिया का, मतलब जिस रास्ते से हम लोग आए, इधर का देखा, इधर का देखा, स्थिति बड़ी खराब है। मतलब एक विधायक जिस एरिया में रह रहा हो, उस गांव का एरिया थोड़ा डेवलप नहीं होना चाहिए, एक मतलब दिखाए कि हाँ भाई ये रमाकांत यादव का एरिया है। नहीं, डेवलप तो बहुत हुआ है, पता नहीं किस एरिया से नहर से हम लोग आए हैं। कौन सी? से। अब वो नहर वाला जो रोड होगा, हो सकता है कि टूटा फूटा हो, तो चूंकि हड्डियों का पूरा कचूमर निकल कर एक्सरसाइज अलहदा हो गई। नहीं तो नहर, अब उसमें कहीं न कहीं वो, भाई आप ये नहर बनी होगी, सड़क बनी होगी, तो कहीं न कहीं ठेकेदारों का भी तो कुछ इस तरीके की स्थिति गड़बड़, रिपेयर भी तो होती है ना, मतलब रिपेयर के लिए तो अभी तो मान लीजिए 1 साल 1.5 साल से तो लगभग साल भर से ऊपर हो गया ना। हमेशा तो विपक्ष
तो और दूसरी बात की नहीं, विपक्ष की क्या मतलब है? अगर सत्ता में है, विधायक हैं, तो इनको फंडिंग नहीं आती होगी विकास करने की? वही तो सोचती है कि ताकि विकास ना हो, हाँ। कम धन देती है। ऐसा मतलब आप कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार हो तो विधायकों का फंडिंग भी नहीं होता है, भाई विपक्ष विकास का नहीं होता है। विपक्ष में कोई भी रहता है तो उसको कम मिलता है विकास के लिए। हाँ। तो कितना मिलता होगा और नॉर्मली कितना मिलता है अगर सत्ता में? अलग से दे देती है ना अपने लोगों को। आपको हम बताएं, आप ये एक चीज और जान लीजिए, लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं विधायक निधि पे। मैं चूंकि विधायक जी का प्रतिनिधि रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर गांव वाइज जोड़ दिया जाए तो 20 से 25 हजार रुपए एक साल का पड़ता है एक गांव में। अब आप बताओ 20 से 25 हजार नहीं भी अगर हाँ नहीं सुनिए, एक गांव नहीं आप एक गांव में 20,000 25,000 रुपए खर्च करें, अगर सारे रुपए को अगर प्रत्येक गांव के हिसाब से बांट दिया जाए, जो 2 करोड़ रुपए आती है विधायक निधि एक साल की, अब तो 5 करोड़ हो गई है, तो वो अगर जोड़ दिया जाए गांव की तरह से तो वो 20 से 25,000 रुपए पड़ेगा प्रत्येक गांव। तो सड़क वगैरह का तो अलग आता होगा ना। अब हर गांव में थोड़ी नहीं, एक गांव में एक बार कर दिया, अगले गांव में अगली बार कर दिया, तो ये तो ऐसा चीज है ना कि एक से विकास बहुत हुआ है। आप हो सकता है कि कुछ किसी ऐसे रोड से आ गई हूँ, अभी आप जाइए इधर देखिए, तमाम जितने बोर्ड लगे, ये वाला रोड पूरा नेशनल हाईवे है। हाँ, जो नेशनल नहीं स्टेट हाईवे है, ये तो मतलब सही रहेगा ही, इसको तो रहना ही है। बाकी रोड है उसको नहीं अच्छा। आप मेरे साथ चलिए, मैं चल रहा हूँ गांव में, देखते हैं कैसे आप वीडियो बनाते रहिए, दिखाएं आपको कि रोडें बनी है कि नहीं बनी है। हो सकता है किसी रोड पे आप ऐसा पहुंच गए हो, अब आपकी बात को हम झूठ नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन नहीं हमने ये कहा कि अगर कोई विधायक इतना दिन से रह रहा हो, जनता उसको प्यार दे रही हो, जितवा रही हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि जितना हमारा इलाका है उसको हम ऐसा कर दें कि ताकि अगर कोई आए तो कहे कि भैया ये रमाकांत यादव का इलाका है। सब जो बिना जाने कहे कि भैया ये कौन है, कहाँ के विधायक, कौन यहाँ का सांसद है, तो अनायास ही लोग कहे कि भैया ये रमाकांत यादव का इलाका है, या बलराम यादव का इलाका है, या दुर्गा यादव का इलाका है। बिल्कुल होना चाहिए और लोग कहते भी हैं। और दुर्गा यादव से हमने बात करी तो उन्होंने कहा विकास पे थोड़ी वोट मिलता है। हमने कहा भैया ऐसा आपने क्या किया कि 9 बार से आप विधायक बन रहे हैं, तो बोले कि विकास पे थोड़ी वोट मिलता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, विकास पे भी वोट मिलता है और विकास होता भी है, और लोगों के लिए जो काम किया करने लायक होता है वो करते भी हैं, ये बात नहीं है। हर गांव 20-25 हजार के हिसाब से जब मिलता है बजट, तो उतने में कौन सड़क बनेगी? खड़ंजा नहीं लगता। एक सड़क एक गांव में एक आपकी बार बनवा दिया, अगले गांव में दोबारा बनवा दिया। लेटर लिख के देते हैं, PWD में देते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चला गया। सड़क का तो अलग निधि आता होगा ना, सुनिए, तो ऐसा है ना कि जैसे अगर कोई नहर की मैंने बात करी, उसको अगर पास करी, भाई इसकी स्थिति खराब है, जो सत्ता पक्ष की सरकार होती है वो अपना निर्धारण करती है वो सारी चीजें कि कौन सी रोडें बननी है, वो प्रस्ताव मांगते रहते हैं, तो वो बनती हैं और बन भी रही हैं। समस्या कहाँ पैदा हुई? अब ये देखिए, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल से हट के बात कर दे रहे हैं, मतलब ये जो है इसको सही समझ में, हाँ मतलब इसको आप उसको अन्यथा जैसे क्या है कि जब सड़क बन जाती है तो उसकी एक निर्धारित सीमा होती है कि इतने वर्ष तक, ना तो मतलब वो जो है जैसे एक 5 साल या 8 साल की सीमा होती है, और तब तक दोबारा आप उसको जो है बना नहीं सकते। कारण क्या है कि वो सरकारी बजट लगा होता है, ठीक है, उस पे खर्च किया जा चुका होता है। तो अगर बीच में कहीं भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ा है तो निश्चित रूप से वह जो है चढ़ना ही है, उसको चढ़ना ही है। हाँ, तो अब उसमें अब क्या है कि वो समय की सीमा जब समाप्त हो तो फिर उसकी वो की जा सकती है। ये आपने सही कहा कि बजट एक आता है वो एक लिमिट के लिए, और भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाता है तो उसमें काम सही नहीं होता है, पहले ही खराब हो जाता है। हम स्पष्ट बात जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार से मतलब जो है इनकार नहीं कर सकते। इस तो सभी लोग कहते हैं उसके पास शरीर थोड़ी नहीं है कि कहाँ रहेगा, कहाँ दिखेगा, हर जगह वो चूंकि भ्रष्टाचार बहुत तीव्र गति से धीरे समाया हुआ है हर व्यक्ति के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इतना धन देखिए, ग्राम सभा है, ब्लॉक है,
ऐसा नहीं है, तमाम संस्थाएं विकास की, इतनी संस्थाएं बनाई गई हैं। ग्राम विकास की ही बात कर लें, ग्राम प्रधान को भी आता होगा गांव के लिए इतना, लेकिन वो भी कोई काम नहीं सब करता। एक जो है विधायक से ज्यादा पैसा अगर गांव वाइज बांट के देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान को आता है। ग्राम प्रधान के पास जो है विधायक से ज्यादा निधि आती है, क्योंकि उसको एक ग्राम न देखना है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन गणित के हिसाब से देखा जाए तो एक गांव को के हिसाब से 25,000 रुपए एक विधायक को मिल रहा है, और एक जो है उनको ग्राम प्रधान को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं उस गांव के विकास के लिए। और एक साल में और क्या, तब तो मालामाल हो ही सकते हैं। तब तो कहते हैं कि भाई 5 साल है हमको कमा लें, उसके बाद फिर दोबारा प्रधान थोड़ी बनेंगे। हाँ, तो ये है, लेकिन अब ये है कि भाई उसी में धीरे धीरे अब चूंकि भ्रष्टाचार जो है ऊपर तक समाया हुआ है और हमेशा करने वाले भी भ्रष्टाचारी है, करने वाले भी भ्रष्टाचारी। हाँ, और भ्रष्टाचार जो है जब तक ऊपर से नहीं और भ्रष्टाचार खत्म करना इतना आसान है। कैसे? अब उसपे अगर आप चर्चा करें तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं उस पर किताब एक लाइन में बता दे। भ्रष्टाचार हमेशा देखिए ऊपर से तीव्रगामी होता है, ठीक है। अब आप उसकी एक वो जान लें कि जब भ्रष्टाचार जो बढ़ता है, यदि एक चपरासी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो भ्रष्टाचार 5% से 2% होगा, ठीक है, 1% होगा। यदि बाबू भ्रष्टाचार में लिप्त है तो भ्रष्टाचार सीधे 50% हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो बाबू से अधिकारी वाला सेकंड क्लास का अधिकारी जो है जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तब तो वो 100% हो गया भ्रष्टाचार में लिप्त। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो वो करीब 250 से 300 गुना बढ़ जाता है भ्रष्टाचार। कारण क्या है कि वो फिर नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो डरते नहीं फिर घूस लेने में, तो वो एक सर्किल बड़ी तगड़ी बन जाती है। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हम खत्म करने वाले हैं, तो क्या खत्म नहीं कर पा रहे? नहीं, प्रयास देखिए, सरकारें बहुत प्रयास की भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। अभी आप मनरेगा को ले लीजिए। अब मनरेगा में क्या है कि सरकारों ने खाते तक खुलवाए, जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा वही निकालेगा, इसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं उसमें खत्म हो पा रहा है। कारण क्या है कि प्रधान लोग लालच दे देते हैं 300 रुपए में, वो व्यक्ति खुद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है और 3,000 रुपए उसके खाते में डाला जा रहा है। 300 रुपए अपने काम तो कर नहीं रहा है, तो 300 रुपए अपनी जेब में रख रहा है, 2700 रुपए प्रधान जी को पकड़ा दे रहा है। अब अगर उसको जागरूक जब तक नहीं बनाया जाएगा कि ये 2700 रुपए तुम 300 रुपए के चक्कर में 2700 रुपए अपने गांव का नुकसान कर दिए। वो अगर 300 रुपए के चक्कर में तुमने 2700 रुपए प्रधान को फ्री में दे दिए, ये जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर। जागरूकता नहीं, सरकारों ने प्रयास किया, जैसे सरकार ने सब क्या नाम है सारी चीजों पे क्या किया कि प्रयास किया कि सब कुछ खाते में जाए भ्रष्टाचार, लेकिन इतना भ्रष्टाचार की गहराई से लिप्त है कि लोग जो है जगह जगह पे जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है भीड़ डाल देते हैं, लगे हुए हैं। मतलब इसको खत्म करना मुश्किल ही नामुमकिन कह रहे हैं? नहीं, नामुमकिन तो नहीं है। देखिए, खत्म होगा अगर आप कह रहे हैं ऊपर से लिप्त है तो जैसे देखिए एक चीज होती है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे ऊपर सख्त नियम कानून लगाए तो मैं ऑफिस में नहीं करूंगी, मैं बाहर लेके करूंगी। मैं बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? जिस दिन सरकार ये बना दे नियम कि यदि दरोगा घूस लेता पकड़ा जाएगा तो सस्पेंड सीओ होगा। अभी तो पता सुनिए तो इंस्पेक्टर घूस लेता पकड़ा जाएगा वो सस्पेंड जो है सीओ होगा। अच्छा, हाँ, ऊपर वाला अधिकारी। अगर इंस्पेक्टर घूस लेता पकड़ा जाए तो सीओ सस्पेंड हो, सीओ अगर घूस लेता पकड़ा जाए तो एसपी सस्पेंड हो। जिस दिन ये बना दिया जाए कि लेखपाल अगर घूस लेता पकड़ा जाए तो कानूनगो सस्पेंड होगा, कानूनगो अगर घूस लेता पकड़ा जाए तो तहसीलदार। जब तक ये, क्योंकि एक चैनल है, चैनल के नीचे वाला अधिकारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ अधिकारी है, तो वो जब तक, क्योंकि तब वो डर के मारे जो है अपने नीचे वाले अधिकारी के ऊपर केयर करेगा कि ये ना करने पावे, नहीं ये करेगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। भ्रष्टाचार अपने आप जिस जिले का डीएम तो होगा ना कि भ्रष्टाचार सामने ना करो, पीछे पीछे करे। डीएम और
एसपी अगर ईमानदार हो जाए तो उस जिले में भ्रष्टाचार कम से कम 90% खत्म हो जाएगा। डीएम और एसपी अगर यदि ईमानदार हो जाएं तो ये जान लीजिए कि 90% जो है भ्रष्टाचार तो खत्म ही है। आजमगढ़ के बारे में क्या ख्याल है? किस संबंध में? इसी भ्रष्टाचार के मामले डीएम और एसपी के बारे में। अब वो आजमगढ़ के लिए या पर्टिकुलर आजमगढ़ नहीं, ये तो पूरे प्रदेश जिला का बात कर रहे हैं। पूरे भ्रष्टाचार कैसा है यहाँ पे? जैसा पूरे प्रदेश में है वैसा यहाँ भी है। जैसे पूरे देश में वैसा है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं, पूरे प्रदेश देश में। और सबसे ज्यादा तो तहसील और आप जो है कि आखिरी सवाल मेरा है, नीलम सोनकर जी के साथ में आप चल रहे हैं, परिचय भी होगा अच्छा खासा, ये वाली बात उनको बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप सत्ता में आती हैं तो योगी सरकार तक की चीजें पहुंचाए, मोदी सरकार तक पहुंचाए, ताकि जो है कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सके? नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो है भाई ये आपके माध्यम से ही बात पहुंच जाए, मुझे बुला लो, मैं तो एक बना दूंगा कि ये आप ऐसा कर दो, देखो भ्रष्टाचार अगर खत्म ना हो तो बताइए। मेरा चलो तो अभी उतना बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पहुंच जाए वहां तक, है ना? ऐसा नहीं है, ये बातें जो आपसे, छोटा चैनल हो या बड़ा हो, छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़ी आग लगा देती है कभी। गर्मी होनी चाहिए, बस उसमें गर्मी होनी चाहिए, छोटी सी चिंगारी माहौल में गर्मी होनी चाहिए, जिस तरह अभी गर्मी है ना। एक चिंगारी, हर व्यक्ति जो है छोटे से बड़ा होता है, सारे चैनल छोटे से बड़े हुए हैं। आप उनको जानती होंगे, प्राज्ञा मिश्रा उसरा जी को हम लोग काफ़ी उनको इंटरव्यू देते थे, आज जो है अच्छा खासा उनका व्यूज बन गए हैं। टीम हो गई है। हाँ, काफ़ी अच्छी टीम हो गई है, अभी भी मुझे बुलाती रहती हैं अपने उसमें कभी कभी। हम भी बड़ा हो जाएंगे, बुलाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने बातें करी हैं रमाकांत यादव के घर में। हाँ, रमाकांत यादव के घर में है, उनके बेटे अरुणकांत यादव के प्रतिनिधि हैं, ये भाजपा से हैं। और इनकी बातें सुनकर आपको क्या कहना है? जिस तरह से भ्रष्टाचार में बातें हुई है, जिस तरह से पिता पुत्र के रिश्ते बातें हुई है, जिस तरह से रमाकांत यादव के बारे में बात हुई है, शेरे पूर्वांचल के बारे में बात हुई है, आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।